कोई मुश्किल नहीं है फाइलम के बारे में, जस्ट इन्फॉर्मेशन से और नोट करते चलिएगा, ठीक है। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बोलूंगा उसको ध्यान में रखिएगा, बाकी इट्स नॉट वेरी टफ। एनिमल किंगडम इज द इजीएस्ट थिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, कोई बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं है। आइए वन बाय वन डील करते हैं, पे अटेंशन। ओके, तो बात करने जा रहे हैं पॉलीफेरा। हाँ, पॉलीफेरा के फाइलम की बात करें, पॉलीफेरा पॉली मतलब पोर्स, एंड पैरा मतलब बियरिंग, पैरा मतलब बियरिंग। तो पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं, उनके पास पोर्स होते हैं। ओके, नाउ पे अटेंशन। पोर बियरिंग से क्या मतलब है उसकी हम बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन बाय पोर बियरिंग, ठीक है। तो पोर बियरिंग से क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है उसकी हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से समझेगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर एक क्वालिफायर है, आपको जो दिखा रहा हूँ, यस आपको दिख रहा है, ये एक क्वालिफायर है, ठीक है ना, इस तरीके से क्वालिफायर है। इनमें ये कोर्स रहता है, क्या होगा कोर्स। ओके, कोर्स आर आल्सो नोन एज ऑस्टिया, इसको हम ऑस्टिया बोला, ठीक है। ऑस्टिया आर द कोर्स, एंड ये जमीन से जुड़ा रहता है, मतलब कि इट इज जॉइंट टू द सबस्ट्रेटम, जॉइंट टू द सबस्ट्रेटम यानी बेस से जुड़ा रहता है। काफी स्पंजी होते हैं पॉलीफेरा, इसलिए इसको हम स्पंजेस भी बुला देते हैं, वेरी स्पॉन्जी, स्पंजी, स्पंजेस। अच्छा, होता क्या है, ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है, पानी इसकी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, पानी एंटर करेगा। ओके, और अल्टीमेटली पानी पूरे बॉडी में मूव करेगा, मूव करने के बाद इट विल एग्जिट आउट। जहां से एग्जिट कर रहा है उस ओपनिंग का भी नाम है, उस ओपनिंग का नाम है ऑस्टियम। So there is an entry from ostia, there is an entry from osculum. अगर हम इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें पॉलीफेरा में, मैं आपसे बताऊं तो आप क्या देखोगे, पॉलीफेरा की बॉडी अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक्चुअली इट हैज टू लेयर्स, इसके पास दो लेयर्स होती है, और ये मैं पोर्स बनाया था, दैट इज द ऑस्टिया, ठीक है। तो ये यहाँ से पानी एंटर करता है, ये पानी एंटर करता है, मैं से दिखाता हूँ, पानी एंटर किया यहाँ से ना। जो इनर लेयर है ना, जो इनर लेयर है, ये जो अंदर वाली लेयर जो पिंक से बनाई है, पहले समझ लीजिए लिपिड्स। ये जो ओपनिंग्स बनाई है मैंने यहाँ पे, ओपनिंग्स, दीज ओपनिंग्स आर दी ऑस्टिया। इसकी जो इनर लेयर है उसको हम बुलाते हैं दी क्वानोडर्म, क्वानोडर्म बुलाते हैं। हाँ, क्वानोडर्म क्यों बुलाते हैं, पे अटेंशन। इनर लेयर के सेल्स में ना इस तरीके के सेल्स होते हैं, मतलब ऊपर माइक्रोविलाई, ठीक है, ये सेल लाइन माइक्रोविलाई इसके पास। तो ये ऊपर वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा, ये कॉलर जैसा नजर आता है, तो इन्हें हम कॉलर सेल बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, कॉलर सेल। तो ये वाला हिस्सा कॉलर जैसा नजर आता है, तो उसको बुलाते हैं कॉलर सेल। और क्योंकि इनर लेयर में कॉलर सेल्स है, इनका साइंटिफिक नाम क्या है, कुआनोसाइट्स, दे आर आल्सो नोन एज कुआनोसाइट्स। हेंस लेयर का नाम क्या दे दिया, कुआनोडर्म। और इसके पास एक फ्लैजिला भी होता है, थोड़ा सा क्या होता है, फ्लैजिला, देयर इज अ फ्लैजिला, देयर इज अ फ्लैजिला, देयर इज अ माइक्रोविलाई कॉलर लाइक स्ट्रक्चर, तो नोन एज कुआनोडर्म। इसका मतलब जो स्पंजिस का जो इनर वाला हिस्सा है ना, वहां पे सब जगह आपको बहुत सारे फ्लैजिला मिल जाएंगे। अब फ्लैजिला आपको पता है, ऐसा लोगों, ऐसा स्ट्रक्चर जो है मूव करता है ना, मूव कर सकता है, ठीक है ना। अब ये मूव करता है तो चीजों को मूव करवाता है, जो पानी अंदर आया है ना उसको बाहर की तरफ मूव कराने में इसी फ्लैजिला का हाथ रहेगा, ठीक है ना, क्लियर पॉइंट। अच्छा, क्वानोसाइट्स एक और काम करेंगे, ये इंजेक्शन भी करते हैं फूड का, देखिए पे अटेंशन। जैसे ही पानी अंदर आया इसकी बॉडी में, ठीक है ना, पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये अंदर की जो कैविटी है ना, इसका भी एक नाम है, ये क्वानोसाइट, ये क्वानोसाइट हो गया, क्वानोडर्म हो गया, ये ऑस्टिया हो गया, ये जो ये ऑस्कुलम हो गया, राइट। अच्छा, और आउटर लेयर का भी नाम है, इसको बोलते हैं पेनाकोडर्म। आउटर लेयर का पेनाकोडर्म है। इसमें दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक पिनोसाइट्स,
जो मेन इसकी पिनाकोडर्म बनाते हैं, पिनोसाइट्स, वहां से नाम आ रहा है पिनाकोडर्म। और दूसरे होते हैं जो कोर को गार्ड करते हैं, उन्हें बोलते हैं कोरोसाइट्स। तो कोर को गार्ड करने वाले कोरोसाइट्स। तो कोरोसाइट्स पिनाकोसाइट्स मिला के पिनाकोडर्म बना रहे हैं, और एक लेयर क्वानोसाइट्स मिलकर क्वानोडर्म बना रहे हैं। ठीक है, तो पानी अंदर आया, जब पानी अंदर आएगा तो सब बहुत सारी चीजें अंदर आती हैं। जैसे पानी अंदर आता है तो उसके साथ पहले तो फूड पार्टिकल अंदर आ सकते हैं। क्या अंदर आ सकता है, मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ आपके सामने। जैसे पानी अंदर आएगा, अब पानी में जो भी कुछ होगा वो क्या जाएगा, अंदर आ जाएगा, राइट। अब पानी के साथ अंदर क्या आएगा, लेट्स अज्यूम सबसे पहले फूड पार्टिकल है। ओके, तो जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर आए तो उन फूड पार्टिकल को कैप्चर कौन करेगा, मान लीजिए फूड है, फूड को कैप्चर करेंगे क्वानोसाइट्स, और अंदर उसका डाइजेशन करेगा जैसे नॉर्मल यूकेरियोटिक सेल करता है ना, कि भाई एक बड बन के अंदर आ गया, एंडोसाइटोसिस हो गया, फिर लाइसोसोम गया, फ्यूज कर गया, फाइब्रोलाइसोसोम बना दिया, फिर डाइजेस्ट करके फूड वैक्यूल की फॉर्म में स्टोर कर लिया। तो जैसे नॉर्मल एक एंडोसाइटोसिस होता है, फूड का एंडोसाइटोसिस होगा, और डाइजेशन क्वानोसाइट्स में होगा। इसका मतलब स्पंजेस के अंदर जो डाइजेशन है, ठीक है ना, वो कैसा हो गया, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गया। डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेशन इंट्रा सेलुलर सेलुलर है, सेल्स डाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब जब पानी अंदर आता है, ठीक है ना, फिर ये पानी में ही डूबे हुए हैं, तो इनका जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है कि सांस कैसे लें, तो वो भी बहुत सिंपल है। बॉडी से ही, भाई बॉडी में सब सब पानी में डूबा हुआ है ना, तो बॉडी से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर दी, एंड ऑफ कोर्स ऑक्सीजन पिक कर ली। ऑक्सीजन पिक कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दी, आने जाने दी। तो रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन इज बाय सिंपल डिफ्यूजन। ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। एक्सक्रीशन में, क्योंकि पानी में रह रहे हैं तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अमोनिया रिलीज करने में, तो ये बॉडी के सीधा बाहर, ठीक है, अमोनियम आयंस क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, अमोनियम आयन रिलीज कर देते हैं। एक्सक्रीशन के अंदर दे आर अ मोनोटेलिक। Digestion intracellular, respiration through the body surface, simple diffusion, excretion, simple diffusion through ammonium ions, they are ammonotelic. ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब सर्कुलेशन की बात करते हैं। सर्कुलेशन में क्योंकि सिर्फ पानी सर्कुलेट कर रहा है, कि पानी का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, और ये जो कैविटी है इसकी, इसको हम स्पॉन्ज की कैविटी बुलाते हैं। स्पॉन्ज की कैविटी रहती है, स्पॉन्ज की सील। सील मतलब कैविटी, तो स्पॉन्जो सील, स्पॉन्जो सील हो जाती है। तो ये इसका एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, पानी ही सर्कुलेट कर रहा है। और इस वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर अगर हम जाएं, अगर डिटेल इसकी थोड़ी समझे कि ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हो क्या रहा है, तो आइए, बहुत ही सिंपल है कि वाटर वाटर अंदर आते हैं, ठीक है ना, ऑस्टिया के थ्रू, और ऑस्टिया के थ्रू अंदर आता है इसके अंदर स्पॉन्जोसील के अंदर, ठीक है, और स्पॉन्जोसील से फिर चला जाता है, लेट्स से ऑस्टिया स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से आउटसाइड चला जाता है थ्रू ऑस्कुलम, मतलब ऑस्कुलम से होता है आउटसाइड चला जाता है। तो ये वाटर का सिंपल मैकेनिज्म है, और इसको हम बोलते हैं दी वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बुलाते हैं इसको, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। अच्छा, वाटर कैनाल सिस्टम आपको इसमें नजर नहीं आएगा, इसमें आपको कैनाल्स नजर नहीं आएंगे, कोई प्रॉपर कैनाल्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन सारे स्पंजेस ना ऐसे नहीं होते, ठीक है ना। कुछ स्पंजेस की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट सम ऑफ द स्पंजेस, पे अटेंशन, यहाँ दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कुछ स्पंजेस की बात करूं तो कुछ स्पंजेस कैसे होते हैं, कुछ स्पंजेस सिंपली ऐसे ना होते ना, थोड़े फोल्डेड होते हैं, लेट्स से ऐसे फोल्डेड होते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। है ना, जो इस तरीके से फोल्डेड रहते हैं ना, उनके में ना ये ऐसे ऐसे किनार बन जाते हैं। ये है, देखिए, मतलब एक तो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा, थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। एक तो आपको ये नजर आएगा, ये ऐसे, ठीक है, और एक ये है। तो आपको दो दो कैनाल्स नजर आएंगे। अब कैनाल नजर आते हैं, कैनाल सिस्टम यहाँ से नाम आता है बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग ऑफ द लेयर्स। अब देखिए, एक, अब मान लीजिए अंदर वाली ऑरेंज वाली लेयर, तो एक तो होगा कैनाल, ये वाला कौन सा, या कैनाल नंबर 2 देखिए, कैनाल नंबर 2 है। 2 में सारे के सारे फ्लैजेला वाले सेल्स
बाहर है। कैनाल नंबर 1 देखिए, कैनाल नंबर 1 के अंदर क्या है, आउटर लेयर जो है वो बाहर है। तो पानी कैसे कैसे मूव करेगा समझिएगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। पानी पहले इस कैनाल के अंदर आता है जिसको हम इनकरेंट कैनाल बोलते हैं, फिर पानी यहाँ जाता है जिसको हम रेडियल कैनाल बोलते हैं, फिर पानी स्पॉन्जोसील में जाता है, और फिर पानी बाहर चला जाता है आउटसाइड थ्रू ऑस्कुलम, वही मैकेनिज्म है। तो कैनाल बन गए, अब दो दो कैनाल्स हो गए, क्लियर। तो यहां से कैनाल सिस्टम नाम आ रहा है। पिछले वाले डायग्राम के अंदर आपको कैनाल नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कोई बहुत पहले पूछ रहा था, अब नहीं पूछा रहा था, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पॉलीफेरा के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको हम वाटर कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं। अब वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको सिर्फ पॉलीफेरा में नहीं, आपको एकाइनोडर्मेटा में भी मिल जाएगा। लेकिन जो एकाइनोडर्मेटा का वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम वाटर वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो एकाइनोडर्मेटा में द सेम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नोन एज वाटर वैस्कुलर सिस्टम, whereas in porifera the same water canal transport system is known as water canal system, ठीक है, क्लियर। तो सर्कुलेशन के मामले में पानी सर्कुलेट कर रहा है टू वाटर कैनाल सिस्टम, ये आप याद रखेंगे, क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। ओके, अब बात करते हैं कुछ और चीजों की, और उसके लिए मुझे बोर्ड मिटाना है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा है उसको एक बार नट शेल में पढ़ लेते हैं, तो आप उसे नोट बना सकते हैं। मैं बन बन सारी चीजें डिस्कस कर लेता हूँ, मैंने जितनी सारी बातें बताई हैं, ओके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुरू की चीजों से। मैंने आपको बताया पॉलीफेरा के बारे में, ठीक है ना। ये पानी में रहते हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं, मतलब सिसाइल होते हैं, और पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है। पानी एंटर करता है थ्रू ऑस्टिया, बाहर जाता है थ्रू ऑस्कुलम। पानी आता है तो फूड पार्टिकल भी लेके आता है। फूड डाइजेशन का काम क्वानोसाइट्स का है, कॉलर सेल्स का है। इनका एक और काम है कि फ्लैजिला को मूव करा और पानी को बाहर निकाले, मतलब पानी किसी और डायरेक्शन में ना जाए, पानी की डायरेक्शन को कंट्रोल करना। और ये पानी का आना जाना इसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, क्योंकि ब्लड वगैरह तो कुछ में है नहीं, हार्ट वगैरह है ना, सब कुछ पानी से हो रहा है। अब पानी में बैठे तो ऑक्सीजन भी पानी से ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में दे देते हैं, पानी खत्म। डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन हो रहा है। एक्सक्रीशन में भी अमोनियम आयन रिलीज कर सकते हैं क्योंकि खूब सारा पानी है, ठीक है ना। तो अमोनियम आयन रिलीज करते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। लेयर दो होती है, द आउटर इनर वन इज नोन एज द कुआनोडर्म, द आउटर वन इज नोन एज द पिनाकोडर्म। इनर वाले में एक ही तरीके के सेल्स होते हैं, कुआनोसाइट्स। बाहर आउटर वाले के अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं, पिनाकोसाइट्स एंड द पोर गार्डिंग पोरोसाइट्स। तो इतना ही है पॉलीफेरा के बारे में अभी तक जो मैंने बताया है। आगे भी बात करूंगा, इतना समझ में आ गया है तो। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना आई एम इरेजिंग ऑल ऑफ दिस। सर लेफ्ट साइड कर दीजिए। क्या बेटा तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, जोर से बोल। सब लेफ्ट साइड कर दीजिए कैमरा। ओह, लेफ्ट साइड, ओके ओके, ठीक है। काजल ठीक है ये, यस सर। ओके। यस सर। हाँ जी, इरेज कर दूं ये सारा का सारा। जी सर। ओके, अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, आइए। अगली चीज जो है वो क्या है ना, मान लीजिए पॉलीफायर कैसे बनाते हैं, है ना। ये डबल लेयर है, मैं दो लेयर दो कलर से बना लेता हूँ। दो लेयर वाला पॉलीफायर, ठीक है। ये हो गई आपकी सॉरी, ये हो गई आपकी क्वानोड, है ना। और ये हो गया आपकी पेनाकोड, ऐसी ना।
ओके, अब बीच में जो स्ट्रक्चर है ना, ये बीच वाला स्ट्रक्चर, इसको हम मेसोग्लिया बुलाते हैं। मेसोग्लिया, मेसोहाइल, सब एक ही बात। अब इस मेसोग्लिया की अगर हम बात करें ना, जैसे ये मेसोग्लिया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। पहला रहता है इसका एंडोस्केलेटन। अब पॉलीफेरा का एंडोस्केलेटन क्या है? हो सकता है कुछ फाइबर्स, फाइबर्स जिनको हम स्पॉन्जिन फाइबर्स बुलाते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर्स हो सकता है कुछ कांटे जैसे स्ट्रक्चर, कांटे जैसे स्ट्रक्चर मतलब ऐसे, है ना? तो इन्हें बोलते हैं स्पिक्यूल्स। और ये कैल्शियम वाले हो सकते हैं, कैलकेरियस, या सिलिका के बना सकते हैं, सिलेशियस। कैलकेरियस, सिलेशियस या स्पॉन्जिन फाइबर्स, ये आता है इनके एंडोस्केलेटन में, मतलब इनके पास एंडोस्केलेटन भी है। एंडोस्केलेटन, they also possess an endoskeleton, ठीक है, जिसमें स्पिक्यूल्स या फाइबर्स वगैरह आ सकते हैं। ओके ना, इसके अलावा यहाँ पे एक बड़े इंटरेस्टिंग सेल्स होते हैं, अमीबा लाइक द अमीबोसाइट्स, ठीक है ना? और अमीबोसाइट्स मॉडिफाइड है, क्या है? मॉडिफाइड है, अलग अलग फंक्शन के लिए। जैसे जर्म सेल बनने के लिए, जर्म सेल मतलब दे कैन बी स्पर्म और दे कैन बी एग, मतलब स्पर्म और एग कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब जो पॉलीफेरा है, पॉलीफेरा बाइसेक्सुअल है, पॉलीफेरा मोनोशियस है, ठीक है ना? बताया आपको, मोनोशियस एंड बाइसेक्सुअल, एंड मोनोशियस बाइसेक्सुअल, ये एक ही बात होता है, ठीक है ना? तो पॉलीफेरा मोनोशियस है, पॉलीफेरा बाइसेक्सुअल है, ये दोनों बातें आप पॉलीफेरा के बारे में आप कह सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये दोनों स्पर्म और एग दोनों ही बनाते हैं, लेकिन 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 एक बारी में एक ही बनाएंगे। देखिए इनके ना सीजन चलते हैं, जैसे कि ये सीजन चल रहा है स्पर्म बनाने का, तो ये पॉलीफेरा इस सीजन में स्पर्म बनाएगा, 2-3 महीने जो भी है स्पर्म बनाया, फिर उसके बाद फिर ये आया एग बनाने का सीजन, तब ये एग बनाएगा, फिर ये स्पर्म बनाएगा, फिर ये एग बनाएगा, तो सीजन बाय सीजन चलता रहता है। एक सीजन में दे आर मेल्स, दे एक्ट लाइक मेल्स, और फिर एक सीजन में दे एक्ट लाइक फीमेल्स, तो ऐसा चलता रहता है पॉलीफेरा के साथ। क्या तो अमीबोसाइट्स हैं जो कि जर्म से बना सकते हैं, अमीबोसाइट्स हैं जो कि कलर दे सकते हैं, पिगमेंट्स रिलीज कर सकते हैं, ठीक है ना? पिगमेंट रिलीज कर सकते हैं, तो पॉलीफेरा अलग अलग कलर के नजर आते हैं आपको, खूबसूरत कलर के नजर आते हैं, ब्यूटीफुल, है ना? पिगमेंट्स हो सकती हैं, फिर फाइबर वगैरह रिलीज करने वाली सेल्स, है ना? ये सब किसने बनाए हैं? कुछ अमीबोसाइट्स ने बनाए हैं, जिन्हें हम स्क्लेरोब्लास्ट बोलते हैं ना, तो एंडोस्केलेटन बना सकते हैं, है ना? उसके बाद फाइगोसाइटोसिस कर सकते हैं, जो सेल डिग्रेड हो गया, है ना? और फूड स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड कर सकते हैं, एंड इतना ही नहीं, रीजनरेशन में भी काम कर सकते हैं। और रीजनरेशन में काम करने वाले जो पॉलीफेरा के सेल्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स, स्पेशल नाम है आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स आर टोटिपोटेंट सेल्स, मतलब कि जो सेल्स किसी में भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो पूरा स्पंज बनाने के कैपेबल है, तो ऐसे सेल्स हैं इसके पास, टोटिपोटेंट सेल्स, टोटली पोटेंट मतलब फुल कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अदर सेल्स। इसकी वजह से स्पंजेस आल्सो शो रीजनरेशन। स्पंज को दो पार्ट्स में काट दीजिए, बचे पार्ट से नया स्पंज आ जाएगा, इट शोज रीजनरेशन, ठीक है ना? तो इसका कहने का मतलब यहाँ से अब आपने क्या देखा कि पॉलीफेरा के अंदर टिश्यूज नहीं है। पॉलीफेरा के अंदर ये जो सेल्स है ना, ये एक एक सेल एक से एक फंक्शन लेके बैठा है, कोई पिगमेंट के लिए, कोई रिप्रोडक्शन के लिए, कोई डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, कोई फूड स्टोरेज के लिए, कोई मस्कुलैरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो ये सब चीजें हैं इसके पास। तो इसका मतलब पॉलीफेरा का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पॉलीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। इट इज अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? ये बात आप याद रखिएगा कि पॉलीफेरा का ऑर्गेनाइजेशन इज द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर वॉइस नहीं आ रही है सर। इसका ये साउंड आ रही है।
ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो आई सपोज मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं। ओके, तो हालांकि मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं, ठीक है, कि फाइबर्स हैं और क्या क्या है, सारी बातें आई सपोज मैंने आपको बेसिक बता दी है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्लियर? ओके, तो मुझे आपको इतनी बातें क्लियर है तो ठीक है, बढ़िया है, फिर हम आगे बात करेंगे तो सर बोर्ड नहीं दिख रहा। किसको नहीं दिख रहा बोर्ड भाई? सर किसी को भी नहीं दिख रहा शायद। सर क्या? विजिबल है। देखिए ध्यान से देखिए, सबको बोर्ड नजर आ रहा होगा, ठीक है? यस सर। आ रहा है ना? यस सर। अरे वो बीच में पता है क्या होता है, आपको बताता हूँ एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, जब कोई फोन पे कॉल करता है ना, जैसे कोई कॉल करता है, जैसे किसी का कॉल आया, कॉल आते ही ना कनेक्शन में थोड़ा इशू जाता है, और तुम्हारी आवाज मुझे कम आती है और मेरी आवाज तुम्हें कम आती होगी, तो वॉइस लो हो जाती है। तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है कि फिर मेरे को बैक जाना पड़ता है और रिजॉइन करना पड़ता है, ठीक है? तो उस पीरियड में जब मैं बैक जा रहा हूँ, रिजॉइन कर रहा हूँ, उतने के लिए थोड़ी देर बोर्ड ब्लर हो सकता है, ठीक है? तो आप ये ध्यान दिया कीजिए कि क्या सिर्फ बोर्ड ही नजर नहीं आ रहा है, मेरी आवाज भी नहीं आ रही, ठीक है? तो ऐसा बीच बीच में हो सकता है, ठीक है? तो उसके परेशान की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप एग्जिट करूंगा और अपने आप फिर से एंटर करके आई स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट पार्ट, ठीक है ना? ओके, तो मैं ये बता रहा था कि इनके पास टिश्यूज नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है, सेल हैं, एमिबोसाइट्स, जो अलग अलग फंक्शन को संभाले हुए हैं। तो ये ऑर्गेनाइज्ड हैं सेल के लेवल पे। जैसे आपकी बात की जाए तो आपकी बॉडी में डाइजेशन कौन करता है? आपकी बॉडी में डाइजेशन करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना? रेस्पिरेशन करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, है ना? कि स्टमक है और इंटेस्टाइन है और पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, इसोफेगस है। तो देयर आर मेनी ऑर्गन्स वर्किंग इन अ सिस्टम टू कॉज डाइजेशन। हेंस यू हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, respiratory system, nervous system, circulatory system. So you have a system. System is organ system. So your level of organization is organ system level of organization. Why everybody has to call it this time? Just give me 1 second. ओके, तो मैं कह रहा था कि आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यू हैव दी सिस्टम्स, ओके? और अगर कुछ और ऑर्गेनिजम्स की बात करें, इनके पास जो फंक्शन डिसाइडेड होते हैं, डाइजेशन के लिए एक ऑर्गन होता है, रेस्पिरेशन के लिए दूसरा ऑर्गन होता है, एक्सक्रीशन के लिए तीसरा ऑर्गन होता है। तो वहां पे सिस्टम जो होता है, वहां होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहीं पे ऑर्गन नहीं होते, टिश्यू होते हैं, एक टिश्यू डाइजेशन के लिए, एक टिश्यू रेस्पिरेशन के लिए, एक एक्सक्रीशन के लिए, एक नर्वस के लिए, एक रिप्रोडक्शन के लिए। तो वहां पे इट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी किस लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है उसके नाम से होता है। तो यहाँ पर सेल काम कर रहे हैं अलग अलग, तो दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और होगा क्यों नहीं? क्योंकि सबसे पहले एनिमल्स है, धीरे धीरे इवोल्यूशन में धीरे धीरे बढ़ेगा। तो पॉरीफेरा है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेट स्टीनोफोरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लैटिहेल्मिन्थस में आधे ऑर्गन है, कुछ ऑर्गन सिस्टम है, फिर एस्केल्मिन्थस में प्रॉपर्ली ऑर्गन सिस्टम है। और फिर एक बार ऑर्गन सिस्टम आ गया तो एस्केल्मिन्थस के बाद टिल कॉर्डेट्स आपको सिर्फ ऑर्गन सिस्टम ही नजर आएंगे, क्लियर? तो यही चल रहा है इवोल्यूशन के अंदर, ठीक है ना? तो ऐसा ही होता है। तो पॉलीफेरा सबसे पहले ऑर्गेनिज्म था, तो सिंपलेस्ट है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव एनी टिश्यूज। आखिरी आता है
आपको मैंने डाइजेशन बताया। अब रहेगा रिप्रोडक्टिव एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बहुत ही ज्यादा इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक को समझ में नहीं आता, क्योंकि इट इज मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है समझना। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, नर्वस सिस्टम इसमें एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात कि नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट। कोई भी ऐसे सेल्स नहीं है जो कि न्यूरॉन की तरह है, यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करें, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। तो नेक्स्ट जो है दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है, वो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम का मैं मजाक करता हूं कि कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअली एब्सेंट ही है। रिप्रोडक्शन इज एक्चुअली समथिंग टू अंडरस्टैंड। किसी को कोई डाउट है अभी तक? चलिए, so we are talking about the reproductive system. Now reproductive system में क्या है, ध्यान समझेगा। पहले सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है। आइए पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि मान लेते हैं ये एक स्पंज है, ये स्पर्म बना रहा है, तो इसका स्पर्म बनाने का सीजन चल रहा है, ठीक है। और ये दूसरा स्पंज है, इसका एग बनाने का सीजन चल रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं हो सकता ये मेल स्पंज है, नहीं, ये मेल स्पंज नहीं है, मेल की तरह बिहेव कर रहा है बस, क्योंकि कल को उसने फीमेल की तरह बिहेव करना है। तो ये नहीं कि मेल हो गया, मेल नहीं, नहीं फीमेल, इट्स बाइसेक्सुअल। ये अभी सीजन जो चल रहा है वो मेल स्पर्म बनाने का चल रहा है, ठीक है। अब ये स्पर्म बनाएगा तो स्पर्म रिलीज करेगा। कैसे रिलीज करेगा? जब पानी बाहर जाएगा उसके बाद स्पर्म भी चल जाएगा, स्पर्म चलाएगा, ठीक है। और फीमेल का जो एग होता है और मेल का स्पर्म भी कहाँ बनता है? यहाँ पे मिजोफिया में। मान लीजिए एक बैठा है, तो स्पर्म जाएगा भाई, जैसे पानी ऑस्टिया से एंटर करता है, तो स्पर्म भी तो पानी के साथ एंटर कर सकता है, ठीक है। फिर ये स्पर्म को डायरेक्ट करेगा फ्लैजिला और एग से फ्यूज करा देगा। तो एग और स्पर्म का हो जाएगा फ्यूज, बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट से बनेगा लार्वा। लार्वा इसका फ्रीली फ्लोटिंग है, नाम है प्लानुला लार्वा। लार्वा बनेगा, लार्वा बनने के बाद फिर ये वापस से नया स्पंज बन जाएगा, ठीक है ना। तो इतना सिंपल सा रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि रिप्रोडक्शन क्रॉस क्रॉस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है। क्रॉस में भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, दूसरे स्पॉन्ज के अंदर हो रही है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। कैसी इनडायरेक्ट? देखिए, अगर लार्वा फॉर्म होती है ना, तो हम क्या बोलते हैं? पहले लार्वा बना, लार्वा से मेटामॉर्फोसिस हुआ, फिर एडल्ट बना, तो दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर लार्वा नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं, जैसे इनडायरेक्ट। तो ये बातें आपको अपने नोट्स में एकदम याद रखनी पड़ेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, होती है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, नहीं, क्रॉस होती है। और इंटरनल होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, लार्वा इज इन्वॉल्व, ठीक है, क्लियर। ये हुआ सेक्सुअल। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या एग्जिबिट करते हैं? ए सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में एग्जिबिट करते हैं फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन भी करते हैं, है ना। अब फ्रैगमेंटेशन क्या है ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ये बताना चाहिए, है ना। छोटे बच्चे नहीं है आप, वैसे फिर भी अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर डाउट है तो, कि फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। बस कंफ्यूज मत रहिएगा। अच्छा, और रीजनरेशन भी करते हैं, ठीक है। एक मिनट में एक सवाल पूछ ही लूँ, तुम्हारा ना कोई भरोसा नहीं है। हाँ, काजल जायसवाल, आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी सर, आ रही है।
हाँ, ये क्या होता है ये फ्रेगमेंटेशन? सर फ्रेगमेंटेशन एक मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या मोड ऑफ क्या होता है? सर मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर और क्या? बस? हाँ शिवानी, तुम्हारा माइक ओपन है, तुम बताओ क्या होता है भाई फ्रैगमेंटेशन? शिवानी पाल। शिवानी पाल, आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। कृति पवार। यस सर। क्या होता है फ्रैगमेंटेशन बेटा? सर जब ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है और वो दोनों पार्ट्स मतलब ग्रो कर जाते हैं इंडिविजुअल्स में। ओके, व्हाट रीजनरेशन? रीजनरेशन एक्सीडेंटली जब ब्रेक कर जाते हैं और फिर वो दोनों पार्ट्स रीजनरेट करते हैं। या काइंड ऑफ करेक्ट। ठीक है। एक्चुअली फ्रैगमेंटेशन क्या है कि ऑर्गेनिज्म बड़ा हुआ, जब बड़े होकर मैच्योर हो गया तो बहुत सारे टुकड़ों में खुद टूट गया, फ्रैगमेंट्स हो गई, और इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स ने इंडिविजुअल बना दिया। दो नहीं होते, मल्टीपल होते हैं। ठीक है ना? ये है फ्रैगमेंटेशन। अब रीजनरेशन में क्या है, किसी ने काट दिया, है ना, कोई दुर्घटना घटी, ठीक है, और वो दो या तीन या एक टुकड़े में टूट गया, कट गया, तो वो जो पार्ट है जो टूट गया वो रीजनरेट कर जाएगा, और जो टुकड़ा है बचा हुआ उससे भी पूरा ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। ठीक है ना? दैट इज कंप्लीट रीजनरेशन। पार्शियल भी होता है कि सिर्फ पार्ट ही रीग्रो करे। ठीक है ना? तो खैर दैट इज रीजनरेशन। तो ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, फ्रैगमेंटेशन भी और रीजनरेशन भी। और तीसरा बडिंग। और बडिंग आप जानते हैं, बडिंग बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म। ठीक है ना? एक छोटी सी बड बन जाती है, बड ग्रो कर जाती है, जब बड़ी हो जाती है तो अलग हो जाती है, दैट इज बडिंग। लेकिन ये जो बडिंग मैं बता रहा हूँ दो तरीके की होती है। एक होती है एक्सटर्नल, जो बडिंग मैंने अभी बताई वो एक्सटर्नल बडिंग है, और एक बार अफकोर्स वन मोर टाइप ऑफ बडिंग दैट इज इंटरनल बडिंग। और ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल बडिंग के नाम पे कौन सी बड बनाता है। इसकी बड होती है, उसका एक स्पेशल नाम भी है, और आप सबने क्लास 12 पास करी है। हाँ जी। पलक त्रिपाठी। सर हाँ सर जी। अब मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ मुझे बेटा, आ कुछ रही है पूछना बात। था। हाँ, पूछ पूछ। हाँ सर मुझे ये पूछना था कि आपने जो लार्वा का नाम लिखा है उसके नीचे आपने प्लानोडा लिखा है, तो सर आपने बताया था इसमें क्या होता है? मॉर्फिज्म से कौन सा मॉर्फिज्म? मेटामॉर्फिज्म आपने बताया था। हाँ, अब बेटा अगर लार्वा है तो फिर एडल्ट कैसे बनेगा? प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाँ शिवानी। मेटामॉर्फोसिस। हाँ, मेटामोफोसिस। तो वो मेटामोफोसिस करेगा, यही बोला मैंने कि लार्वा विल डू मेटामोफोसिस। एंड जब ऐसा होता है तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके थैंक यू सर। हाँ। ओके, तो अब तुम तुम्हारा माइक काम कर ही गया तो एक जरा सवाल का जवाब भी दो। ये स्पॉन्जेस की जो इंटरनल बड्स होती है उसको क्या बोलते हैं? यस आइडिया है सर शिवानी? एक बार हाँ, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। मैंने कहा कि स्पंजेस की जो इंटरनल बड्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं?
क्या करना चाहिए काजल तुमसे? एक्चुअली स्पॉन्जेस का तो नहीं पता, लेकिन एक मिनट रुक जाओ, सर क्या? आ रहा हूँ। हाँ जी, मुझे 1 मिनट होल्ड कर लो, रुक जाओ, तुम पास वापस आ रहा हूँ, शिवानी से बात पूरी कर लो। हाँ शिवानी, नहीं याद आ रहा है। अच्छा क्लास क्लास 12 के चैप्टर सारे पढ़े थे बोर्ड के एग्जाम में? यस सर। चैप्टर नंबर 1 पढ़ा Yes. था? यस सर, पढ़ा था। फटाफट से बोलना। कॉनिडिया इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात कर रहा हूँ मैं। कॉनिडिया किसमें होते हैं? या मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ? पता नहीं ओके छोड़ो। बल्ब किसमें होता है? सर। बल्ब ऑफ सब बाल बहुत ट्यूबर ऑफ ट्यूबर ऑफ बल्ब ट्यूबर ऑफसेट, बल्ब ट्यूबर ऑफसेट, ये ऑफसेट सब पढ़ा है शायद ना आपने? बुलबुल होता है सर। ऑफसेट नहीं सर, ऑफसेट बुलबुल तो ऑफ वाटर अंग्रेजी हाइसेंथ होता है। है। हाँ, वाटर हाइसेंथ। ठीक है, हालांकि बॉटनी लेकिन चैप्टर नंबर 1 है, ये बेटा आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एक यस एक नाम सर। सुना है आप लोगों ने, स्पंजेस में क्या होते हैं? बर्ड्स को क्या बोलते हैं? स्पंजेस के बर्ड्स को आई ऑफ पोटैटो होता है। स्पॉन्जेस में हाँ, काजल बताओ क्या बोल रहे हो तुम? सर जेम्यूल्स बोलते हैं। जेम्यूल्स बोलते हैं बेटा, जेम्यूल्स बोलते हैं। वेरी गुड काजल, आपके एनसीईआरटी में है बेटा जेम्यूल्स, क्लास 12 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 है, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। आपको शायद बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क में पूछा जाता था कि ये सब चीजें, आई ऑफ पोटैटो, ट्यूबर ऑफ ये, बल्ब ऑफ ये, ऑफसेट ऑफ ये, जेम्यूल ऑफ स्पॉन्जेस। तो जेम्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्यूल्स आर द इंटरनल बड ऑफ स्पॉन्जेस, आपने क्लास 12 में पढ़ा है, और डायग्राम भी है वहां पे। उसी को वापस से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ यहाँ पे क्लास 11 से रिलेट करके, क्योंकि स्पेशल बर्ड्स होती है जिनको हम जेम्यूल्स बुलाते हैं। जेम्यूल्स बनते हैं क्या? देखिए ये स्पंज है, और लेट्स से ये फ्रेश वाटर का स्पंज है, मेनली फ्रेश वाटर वाले स्पंज बनाते हैं। जो स्पंज होते हैं ना, तो आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, मरीन वाटर में मिल जाएंगे। और जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, फ्रेश वाटर का मतलब पीने लायक पानी, जैसे पॉन्ड का वाटर, नदी का पानी, लेक वाटर, पॉन्ड, रिवर, लेक, इनका पानी, दैट इज फ्रेश वाटर। और जो खारा पानी है, सी वाटर, ओशियन वाटर, जो पीने लायक नहीं है, दैट इज मराइन वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर भी मिलेंगे, मराइन वाटर भी मिलेंगे। जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो ये स्पेशल बर्ड्स बनाते हैं अपने अंदर की तरफ। अंदर बना रहे हैं इसलिए इंटरनल बर्ड्स हैं, इनको हम जेम्यूल्स बुलाते हैं। ठीक है, बनाते हैं और लिबरेट भी कर देते हैं, लेकिन इनएक्टिव रहते हैं। क्या रहते हैं? इनएक्टिव रहते हैं। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आती है, वापस से जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, अगेन व्हेन फेवरेबल कंडीशंस विल रिज्यूम, तब ये छोटे छोटे जेम्यूल्स ये प्रॉपर एक नए स्पंज को पैदा कर देंगे, उससे नया स्पंज बन जाएगा। तो इस तरीके की बर्डिंग को हम इंटरनल बर्डिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब इसको नोट कर लीजिए, जिसको नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ ऊपर वाला पार्ट। तो ऐसे इंटरनल बर्ड्स जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, लेकिन जर्मिनेट फेवरेबल कंडीशन में करते हैं, या ग्रो फेवरेबल नहीं करते, उन्हें हम जेम्यूल्स बुलाते हैं। जेम्यूल्स इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें ऐसा है क्या कि पूरा डेवलप कर जाता है। मैं जेम्यूल का डायग्राम बना रहा, इसलिए बना रहा हूँ कि एनसीईआरटी में दिया है, बना हुआ आ जाएगा, फिर बोलोगे सही कहाँ से आएगा। तो इसमें एक छोटी ओपनिंग होती है, इस तरीके का एक और स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। इसमें भरे रहते हैं स्पेशल सेल्स नोन एज, ये सेल्स हैं आपके जो कि नया स्पॉन्ज बना सके। क्यों बना सके? क्योंकि ये आपके टोटिपोटेंट वाले सेल्स हैं। कौन से? आर्कियोसाइट्स। ये आपके आर्कियोसाइट्स है। ठीक है ना, अभी आर्कियोसाइट्स पूरा सेल पूरा स्पंज बना सकते हैं क्योंकि टोटिपोटेंट है। ठीक है ना, अब इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ कांटे होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं। तो कांटे होंगे, स्पिक्यूल्स होंगे प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ आर्कियोसाइट्स होंगे, और एक छोटी सी ओपनिंग होगी, इसको बोलते हैं माइक्रोकाइल। हालांकि लेबलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जेम्यूल का स्ट्रक्चर है। अब होता क्या, धीरे धीरे जब जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है, आर्कियोसाइट्स बाहर निकलते हैं, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये पूरे स्पॉन्ज का रूप ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। तो इनसे पूरा का पूरा नया स्पॉन्ज बन जाता है।
है ना। तो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट द इंटरनल बडिंग नोन एज जेम्यूल्स। और ये जेम्यूल्स आप याद रखेंगे बिकॉज़ इट इज इंपॉर्टेंट। कोई भरोसा नहीं है एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो इंटरनल बड्स और स्पंजेस आर नोन एज ए बी सी डी, जिसमें एक ऑप्शन जेम्यूल्स होगा, टिक मार्क करके आ जाना, 4 नंबर ले आना, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? तो इन शॉर्ट स्पंजेस सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं, बडिंग एक्सटर्नल इंटरनल दोनों करेंगे, एंड दैट्स ऑल अबाउट दी स्पंजेस। एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी से याद करने हैं। एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिए हैं उसमें दिया है साइकॉन, उसमें दिया है यूस्पंजिया। यूस्पंजिया इज बेथ स्पंज, है ना। स्पॉन्जिला दिया है, स्पॉन्जिला, ठीक है ना, इज अ फ्रेश वाटर स्पंज। तो यूस्पंजिया बेथ स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज स्पंजिला, साइकॉन, ठीक है ना। फिर एक कैलिना दिया है, एक क्लियोना दिया है, क्लियोना इज द बोरिंग स्पंज, कैलिना इज द डेड मैन्स फिंगर, ऐसा कुछ तरह का है ना। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं स्पंजेस के या एनसीईआरटी में जितने दिए हैं, बस उतने ही जितने एनसीईआरटी में दिए हैं वो और उनके कॉमन नेम्स उतने आप याद रख लेंगे और आपका काम हो जाएगा। यू आर डन फॉर दी फॉरीफेरा, ठीक है। क्योंकि कोई भी फाइलम छोड़ेगा मत, किसी भी फाइलम से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको तो सारे फाइलम्स ही याद रखने पड़ेंगे, मुश्किल नहीं है, ठीक है। और आप याद रख सकें इसके लिए मैं आपको एक बार फटाफट से नट शेल में, ठीक है, मैं आपको एकदम से नट शेल में पूरा पूरा बता देता हूँ। इससे पहले आपको नट शेल बताऊँ, मैं एक बार बोर्ड को पूरा साफ करें अगले टॉपिक। ओके, तो एज आई एम रेजिंग द बोर्ड, मैं साथ साथ आपको बताता हूँ, सुन करेगा ध्यान से। पॉरीफेरा की अगर हम शुरुआत से बात करें तो पॉरीफेरा आर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये फ्रेश वाटर वाले भी होंगे, ये मराइन वाटर वाले भी होंगे, मतलब खारे पानी में मिलेंगे और साफ पीने वाले पानी में भी मिलेंगे। पीने वाले पानी में ये मतलब नहीं है कि आपके घर में डिस्टिलरी का पानी आता है तो उसमें मिल जाएगा, पीने का पानी मतलब पॉन्ड वाटर, लेक वाटर, रिवर वाटर, ठीक है। अच्छा, फिर बात करेंगे तो इनको हम डिप्लोब्लास्टी नहीं बोल सकते क्योंकि इनके एम्ब्रियो में ना प्रॉपर दो लेयर्स है ही नहीं, so they are not diploblastic. First proper diploblastic organisms are these क्या नाम है इनका, सीलेंट्रेट्स। तो पहले डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आर सीलेंट्रेट्स, तो हम पॉरीफेरा को प्रॉपर्ली डिप्लोब्लास्टिक नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा, अब डिप्लोब्लास्टिक ही नहीं है तो सीलोम विलोम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो सीलोम तो है ही नहीं, एसिलोमेट्स है। अच्छा, सिमेट्री इनकी एसिमेट्रिकल रहते हैं, पता ही आपको, कहीं से भी कहीं से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, अदरक की तरह, तो एसिमेट्रिकल रहते हैं, ठीक है। और अब सिमेट्री नहीं है, लेकिन कुछ 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 जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल, सम आर रेडियली सिमेट्रिकल, बट मोस्ट ऑफ देम आर लाइक एक सिमेट्रिकल। ये इनकी सिमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। फिर डाइजेशन इज इंट्रासेल, मतलब ये बेसिक पॉइंट्स हो गए। एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बेसिक पॉइंट्स हो गए। फिर डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, रेस्पिरेशन इज बाय डिफ्यूजन, एक्सक्रीशन में अमोनोडेलिक, और क्या बताया था, एक्सोस्केलेटन में फाइबर्स हैं और स्पिक्यूल्स हैं, और नर्वस सिस्टम एब्सेंट है, रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों है, और ऊपर पढ़ाया आपने किस तरीके का होता है, ठीक है ना। और रेस्ट इज क्लियर टू यू। तो आई सपोज पॉलीफेरा पूरा फाइलम क्लियर है, डाउट है पूछ लीजिए, वरना विल मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज सिलेंट्रेटा। किसी को कोई डाउट? ओके, तो फिर हम अगले फाइलम में चल रहे हैं, एंड अगला फाइलम आपके लिए जो है दैट इज दी सिलेंट्रेट्स। अब सिलेंट्रेट्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन बेसिक बता देता हूँ, देखिए पहले सुन लीजिए। सिलेंट्रेट्स जो है ना, सिलेंट्रेट्स जो है ना पॉलीफेरा की जैसे वो भी एक्वाटिक पानी में रहते हैं। पहले तो एग्जांपल समझो, सिलेंट्रेट्स में कौन आता है, हाइड्रा आता है, ठीक है ना। एक हाइड्रा आएगा और एक लेट्स से जेलीफिश, ठीक है।
सी एनीमोन, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, ये सब किस में आएंगे? सिलेंड्रेट्स में आएंगे। तो ये भी एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर मराइन वाटर दोनों मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, पॉरीफेरा से कैसे एडवांस्ड है? पॉरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये एक लेवल आगे बढ़ गया, क्या? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो सेलुलर से टिश्यू हो गया, ठीक। ओके, व्हाट एल्स? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अगर आप बात करें तो सिमेट्री इवॉल्व हो गई है। पॉरीफेरा कुछ रेडियली सिमेट्रिकल, ये सारे के सारे रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। ओके, बाकी है ये एक्वाटिक, ठीक है ना। और एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन इनका एकदम वैसा ही है, क्योंकि ये भी पानी में रह रहे हैं तो बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन डिफ्यूज कर लेंगे, और एक्सक्रीशन के नाम पे अगेन पानी में रह रहे हैं तो सिंपली अमोनिया आयंस को बाहर रिलीज कर देंगे, अगेन अमोनिया डालेंगे, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट्स जो है कॉमन है पॉरीफेरा और इनके बारे में, सिलिंड्रेट्स के बारे में। बाकी क्या और डिफरेंसेस है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल बता दिया, और हाँ ये प्रॉपर्ली डिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि इनके एम्ब्रियो में प्रॉपर हमें एक्टोडर्म भी नजर आता है, एंडोडर्म भी नजर आता है, तो दे आर प्रॉपर्ली डिप्लोब्लास्टिक, वेल डिफाइंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, दिस सिलिंड्रेट्स। तो ये भी एडवांसमेंट है, सिमेट्री में एडवांसमेंट है, डिप्लोब्लास्टिक होने में एडवांसमेंट है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एडवांसमेंट है, तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड क्रिएचर्स है, ठीक है ना। एंड यस, नर्वस सिस्टम भी इवॉल्व हो गया इनके पास, बहुत बढ़िया तो नहीं क्योंकि नया नया है ना, नया नया तो थोड़ा ठीक ठाक ही आता है, तो ठीक ठाक सा इनके पास नर्वस सिस्टम भी है, तो ये भी एक एडवांसमेंट है, ठीक है ना। और क्या क्या एडवांसमेंट है, विल स्टडी वन बाय वन। तो मैंने बेसिक पॉइंट बता दी, क्या एक्वाटिक है, फ्रेश वाटर है, मरीन वाटर, सिलिंड्रेट्स। मैं लिख देता हूँ, इसके बाद सिलिंड्रेट्स। And cylindrids are also known as cnidarians, right? इनका नाम cnidarians भी है, तो cylindrids and cnidarians is the same thing, right? Okay. So aquatic बता दिया मैंने आपको, और बाकी पॉइंट्स बता दिए कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है एंड रेडियली सिमेट्रिकल है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसके स्ट्रक्चर और बाकी चीजों के बारे में, ठीक है। ओके, तो डायरेक्टली इनके स्ट्रक्चर के ऊपर चल रहे हैं, तो टेंशन ध्यान दीजिएगा। हाइड्रा से शुरुआत करते हैं, लेट्स से हाइड्रा, इसके पास टेंटिकल्स रहते हैं, इनकी प्रॉपर्टी टेंटिकल्स आर जनरली प्रेजेंट, ओके। फिर लेट्स से हाइड्रा, थोड़ा सा और इसे बड़ा बना देते हैं, हाइड्रा जैसे थोड़ा लॉन्ग होता है, ओके। अब शायद आपको हाइड्रा अच्छे से लग रहा है, ओके। तो क्या बनेगी, हाइड्रा है, ओके। और इसको अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे में बेटर बनाऊं, मतलब इसको अगर मैं ऐसे लाइक दिस इस तरीके से कट करूं, ठीक है, लाइक दिस ऐसे कट करूं लॉन्गिट्यूडनली, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, एक ट्राई हुआ, ओके। एक लेयर है और इसका ओपनिंग है, और दो लेयर, तो इसके पास भी दो लेयर है, इसके पास भी तीन लेयर है, दो लेयर है, ठीक है। बस फोर्स नहीं, दिस इज स्टोमा, ठीक है ना। टेंटिकल्स मैंने अभी बनाए नहीं, ठीक है। और द आउटर लेयर इज नोन एज द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ओके। एंड द इनर लेयर is known as gastrodermis. Epidermis और gastrodermis, ठीक है। अच्छा, अब बेसिक पॉइंट्स पे आते हैं कि अगर रेस्पिरेशन की बात की, जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेशन के लिए क्या भेजती, कार्बन डाइऑक्साइड भेजती,
और ऑक्सीजन ले ली, तो सेम सिंपल डिफ्यूजन टू रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन की बात करें तो अमोनिया माइंस एक्सक्रीट हो रहे हैं, है ना, तो दे आर अगेन अमोनोटेरिक, अमोनोटेरिक। ओके सर, अच्छा डाइजेशन की बात करते हैं। डाइजेशन की बात करने से पहले ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। इनका नाम निडेरियंस है, राइट? इनका नाम निडेरियंस क्यों? इनके पास भी बीच में यहाँ मेसोग्लिया है, ये रीजन मेसोग्लिया। अगर इसकी मेसोग्लिया की बात कीजिए ना, ये इसकी मेसोग्लिया की बात करो, मेसोग्लिया की बात करो, ये पार्ट मैंने यहाँ है, ये इसकी इनर है और लेट्स से ये इसके आउटर है। अब इसके मेसोग्लिया की बात करें ना, ठीक है ना, मैंने कहा सर बोर्ड नहीं विजिबल है सर, लेफ्ट साइड नहीं विजिबल है। बेटा क्या हो गया, क्या विजिबल नहीं है? राइट साइड सर, राइट साइड आप लिख रहे हैं ना, तो वहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्या? राइट साइड मगर मैं लिख रहा हूँ तो देखो मेरे को थोड़ा आप पूरा नहीं विजिबल है, आप विजिबल है। आप राइट की बात कर रहे हो, ये नजर नहीं आ रहा? ओके, नहीं आप विजिबल है सर, सर विजिबल है अब। अब विजिबल है ना? और ये श्रवण कुमार को बोर्ड दिख रहा है अब अपर साइड का? एक मैसेज ये भी आया हुआ सर, बोर्ड नहीं दिख रहा है पर नहीं अपर साइड का। सर, ऊपर साइड नहीं दिख रहा है, वो जो हेडिंग की है। बाकियों को नजर आ रही है हेडिंग? यस सर। तो ये अब मेरा बोर्ड अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके कैसे कैसे दिख सकता है? बेटा तुम सबने सेटिंग ठीक करो, सेटिंग सर चेंज हेडिंग करो अपनी। नहीं दिख रहा है लेकिन। सील एंड ट्रेड्स लिख लो। ले बेटा ले, तू थोड़ा और ऊपर ले ले बोर्ड को। खुश, अब नजर आ रहा है? यस सर, अब ठीक है। ओके चलिए अब आगे बता रहा हूँ। मेरा हाथ नजर आ रहा है ना, ये पार्ट नजर आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस कि अगर मैं इस हिस्से को ले लूँ, मेसोग्लिया को ले लूँ ना, तो ये हो गया इनर पार्ट, इनर वाला ये ना, ये हो गया आपकी कौन सी है? दी गैस्ट्रोडर्मिस, है ना? ये गैस्ट्रोडर्मिस की दी से ले रहा हूँ और पिंक कलर से भी बना रहा हूँ आपकी ये बाहर वाली है दी एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस में मेसोग्लिया है। अब मेसोग्लिया में आपको दो मेजर चीजें नजर आएंगी। क्या नजर आएगा? एक तो बड़े ही इंपॉर्टेंट सेल्स, ये मैं बना ही देता हूँ पूरे ऐसे कुछ। ये these are the medoblast, the stinging cells। अब नीडोब्लास्ट का मैं डायग्राम बनाऊं आपके लिए, ठीक है? तो नीडोब्लास्ट कुछ ऐसा रहता है, इसमें एक कैप्सूल होता है जिसको हम नेमाटोसिस्ट बुला सकते हैं। मतलब दिस इज द नेमाटोसिस्ट, द कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अंदर रहता है, ठीक है ना? मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लेट्स सी ये स्ट्रक्चर है और ये अंदर की तरफ है, ऐसे फोल्डेड रहता है, ठीक है ना? ये अभी फोल्डेड है और इसके पास एक और ऐसे ऊपर ट्रिगर होता है, इसको बोलते हैं हम, इसका ट्रिगर नीडोसेल बुलाते हैं। तो ये स्टिंगिंग सेल अभी इनएक्टिव है। कैसा है? इनएक्टिव है। ये पूरा सेल है, ये न्यूक्लियस बना लिया, ये सेल है, इसमें कैप्सूल एंड नेमाटोसिस्ट, ये पूरा स्ट्रक्चर एक नीडोब्लास्ट का है, ठीक है? अब आप थोड़ा सा ये तो आपको मैंने लेफ्ट में बताया ना ये स्ट्रक्चर, थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा राइट में आ रहा हूँ और यहाँ पे नीचे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो नीडोब्लास्ट है ये कभी कभी एक्टिव हो जाता है। एक्टिव कैसे? कि इसका ये वाला जो पार्ट है ये बाहर आ गया, है ना? इसके आउटसाइड एंड ऑफ कोर्स ये बाकी चीजें तो वैसी रहेंगी। ओके, तो बाकी चीजें वैसी की वैसी रहती हैं और ये वाला स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है और
ये थोड़ा पॉइंटेड लग रहा है ओके। और इसमें टॉक्सिन भी भरा रहता है, एंड दैट टॉक्सिन इज, यहाँ टॉक्सिन भरा रहता है, टॉक्सिन को यहाँ से यहाँ पे जाएगा, टॉक्सिन इज न्यूरोटॉक्सिन। तो जहर से या टॉक्सिन से भरे हुए सेल्स हैं, ठीक है ना, ये स्टिंगिंग सेल्स हैं। अब होता क्या है, पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा। एक तो यहाँ पे न्यूरोब्लास्ट है, दूसरा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट सेल्स रहेंगे बाहर की तरफ। अगर मैं यहाँ पे कुछ सेल्स बनाऊं, इन सेल्स में कुछ सेल्स रहते हैं, सम सेल्स हैं, हालांकि बहुत सारे सेल्स हैं, सम सेल्स आर सेंसरी, सम सेल्स आर सेंसरी सेल्स। और यहाँ मिजोग्लिया में न्यूरॉन्स रहते हैं, क्या रहते हैं, न्यूरॉन्स, स्पेशल न्यूरॉन्स रहते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स जिनमें ना वो नहीं है, एक्सॉन नहीं है। तो बिना एक्सॉन वाले न्यूरॉन्स होते हैं और इनको बोलते हैं एपोलर न्यूरॉन्स। जैसे आपकी बॉडी के जो न्यूरॉन्स है उसमें एक्सॉन भी है ना, डेंड्रॉन भी, सब कुछ, बहुत सारी चीजें, तो वो आपके न्यूरॉन्स मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है, ये एपोलर होते हैं विदाउट एनी पोलैरिटी। तो दीज न्यूरॉन्स आर एपोलर न्यूरॉन्स। ओके, तो अब आप पूरी कहानी समझे ध्यान से, क्या क्या बताया मैंने। सेंसरी सेल्स है, न्यूरॉन्स है, न्यूरोब्लास्ट है। अब न्यूरोब्लास्ट बनते मेसोग्लिया में, यहाँ देखो, यहाँ बने मेसोग्लिया में, ये बनके ऊपर डिफ्यूज होके ना टेंटिकल से पहुंच जाते हैं। तो एक्चुअल में ये जो मेसोग्लिया रहते हैं, जिसके टेंटिकल्स में, सॉरी मेसोग्लिया क्या, न्यूरोब्लास्ट इसके टेंटिकल्स में रहेंगे, इसके टेंटिकल्स में छुपे बैठे रहते हैं। ओके, अब होता क्या है, मान लो कोई पैथोजन है, पैथोजन क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है जो इसके आसपास आया, मान लो इससे छोटा था, ठीक है ना, आसपास आया। अब जैसे इसके पास एक ऑर्गेनिज्म आया, यहाँ पे सेंसरी सेल्स है, कुछ सेंस करने वाले, वो सेंस करेंगे कि कुछ गड़बड़ है, आसपास कुछ दिक्कत हो रही है, सेंस करके इंफॉर्मेशन पास होगी न्यूरॉन्स से, पास होते होते तक टेंटिकल्स तक जाएगी, जहां पे क्या सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है, लेकिन कैसे, इनएक्टिव। कैसे इनएक्टिव, ये इनएक्टिव से सीधा एक्टिव हो जाएंगे। इनका नीडो सेल है, ये ट्रिगर है, जैसे बंदूक का ट्रिगर होता है, दबाया गोली चली, वैसे ये एक्टिव, इसका नीडो सेल एक्टिव होगा और बाहर आ जाएगा ये स्टिंगिंग ऑर्गन, बाहर का जाएगा स्टिंगिंग ऑर्गन। तो इस तरीके से ऐसे करके बाहर आएगा और स्टिंग स्टिंग करेगा, डंक मारेगा उस ऑर्गेनिज्म को जो भी आसपास रहेगा, ठीक है ना, तो उसको स्टिंग कर देगा, ठीक है ना। तो ये जेलीफिश करती है, ये सिलेंट्रेट्स करते हैं, बड़ा कॉमन है इनका स्टिंग करना, ठीक है, कुछ भी केमिकल चेंज हुआ स्टिंग कर देंगे, ठीक है ना। ओके, तो जहाँ पानी में जनरली जेलीफिशेस वगैरह रहती है, वहां पे उन बीच पे भी लोग अगर जाते हैं तो बता दिए जाते हैं जेलीफिशेस हैं, ठीक है ना, क्योंकि जेलीफिश के पानी में अगर आसपास है तो आपको भी स्टिंग कर सकते हैं। हालांकि आपकी बॉडी बहुत बड़ी है तो आपको, आप मरेंगे नहीं, बट हाँ कुछ एरिया बहुत पेनफुल होगा वो स्टिंग, और आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ी देर का चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना, बट धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक हो सकता है। बट क्या है, लेकिन छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए ये स्टिंग बहुत तेज होगा, मर जाएगा, और मरने के बाद वो मर गया, ठीक है। उसके बाद ये टेंटिकल्स ने उसको मूव कर लिया, कहाँ, बॉडी के अंदर, मतलब अब वो अंदर खाना बन गया। तो अटैक करने के लिए, ठीक है ना, ऑफेंस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पहला फंक्शन। तो खाना बन गया, जो खाना बना तो खाना बन के कहाँ गया, माउथ से अंदर आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, अभी जो फूड बन के, जो फूड अंदर आया है, ये फूड पार्टिकल है, अब जो इसके अंदर वाले सेल्स है ना, गैस्ट्रोडर्मिस वाला, देखिए इसको गैस्ट्रोडर्मिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेल्स हैं दो तरीके के, एक सेल है जो एंजाइम रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम, और कुछ है जिनके पास फ्लैजेला वगैरह है या सूडोपोडिया है जो पकड़ सकते हैं इसको, फूड को, क्या है। तो पहले एंजाइम रिलीज करने वाले सेल्स हैं, एंजाइम रिलीज होंगे, और जैसे ही एंजाइम रिलीज होंगे, एंजाइम इस पर काम करेंगे और डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इसके फूड के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। फिर इन छोटे छोटे टुकड़ों को ये वाले सेल्स इंजेस्ट कर लेंगे, दूसरे वाले जिनके पास सूडोपोडिया है या जिनके पास क्या है, फ्लैजेला है। तो जिनके पास सूडोपोडिया या फ्लैजेला है, उन्होंने इनको क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया। तो पहले एंजाइम ने डाइजेशन किया, फिर इनके सेल्स ने इनको इंगल्फ करके अपने अंदर डाइजेशन किया। तो डाइजेशन दो तरीके का हुआ, पहले डाइजेशन हुआ सेल के बाहर, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर,
एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर हो रहा है, और फिर डाइजेशन हुआ सेल्स के अंदर यानी इंट्रा सेलुलर। तो कोई आपसे पूछेगा कि इनका डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर सेलुलर, तो आप क्या बोलेंगे कि डाइजेशन इन सेल एंड ट्रेट्स इज बोथ फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रा सेलुलर। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में? तो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फिर इंट्रा सेलुलर, और आपको समझ में आ गया डाइजेशन के बारे में। आपको ये भी समझ में आ गया कि इसके टेंटिकल्स किस तरीके, टेंटिकल्स के पास ये जो नीडोब्लास्ट है किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपको ये भी समझ में आ गया कि नीडोब्लास्ट अटैक करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अटैक ही नहीं, मान लो कोई जेलीफिश को खाने आ रहा है, बड़ा प्रेडेटर है, जेलीफिश को भी स्टिंग करेगी, उसको स्टिंग करेगी तो डिफेंस के लिए काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे? डिफेंस के लिए काम करेंगे। तो ऑफेंस ही नहीं, डिफेंस के लिए भी काम करते हैं। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टिंग से स्टिंगिंग ही हो, कुछ ना ऐसे भी होते हैं जो ऐसे करके घूम जाते हैं, है ना, कुछ ऐसे भी होते हैं, उनको बोलते हैं बॉल बेंड। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एडहेसिव केमिकल यूज करते हैं, चिपकने वाला केमिकल यूज करते हैं। तो अलग अलग तरीके के नीडोब्लास्ट होते हैं। जो बॉल बेंड होते हैं ना, ये मान लो जेलीफिश है, स्विम कर रही है, ऐसे स्विम कर रही है, उसको लगा कि मुझे ना एक जगह जाना, हाइड्रा है मान लो, हाइड्रा जो है ऐसे पानी में, उसे लग रहा है मैं एक जगह ना ऐसे झूलना चाहता हूँ, ऐसे रेस्ट करना चाहता हूँ। तो उसने स्टिंग ये नीडोब्लास्ट से अटैक किया और ये बॉल बेंड टाइप का या एडहेरेंट टाइप का इस्तेमाल किया और किसी लीफ के साथ चिपक गया, लीफ के साथ चिपक गया और फिर वहीं पे झूल रहा है ना, कौन? हाइड्रा, है ना। तो मतलब एक जगह पे रुके रहने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं नीडोब्लास्ट को। तो नीडोब्लास्ट के इन टोटल 3 फंक्शन हो जाते हैं। पहला, अपने अपने खाने के लिए, मतलब किसी पे जबरदस्ती अटैक करना, दैट इज ऑफेंस। किसी के अटैक से खुद को बचाना, दैट इज डिफेंस। और एक जगह रुक के खड़े होना, दैट इज एंकरेज। जैसे एंकर होता है ना शिप का, आप फेंक देते हो और शिप रुक जाती है, वैसे एंकरेज, ओके ना, रुके रहना, अटैच रहना, ठीक है ना। तो ये 3 फंक्शन हो गए इसके नीडोब्लास्ट के। अब क्योंकि नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है, ये और कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ यही मिलेंगे, तो इनका नाम निडेरियंस भी है। तो नीडोब्लास्ट पोजेस करने वाले निडेरियंस। आई सपोज कॉन्सेप्ट क्लियर। अब दूसरा नाम है सील एंटरेट्स। अब फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, एक वर्ड होता है एंटरॉन, है ना, आपने पढ़ा है ना। सील एंटरेट्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इनके पास एक चीज होती है, सील एंट्रॉन होता है। क्या होता है? सील एंट्रॉन। क्या बोला मैंने बोला दे हैव सील एंट्रॉन। ओके, सील इज कैविटी, सील इज कैविटी, एंट्रॉन इज इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन यानी जीआई ट्रैक्ट। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। अब इस कैविटी को देखिए, क्या ये कैविटी है? यस, ये कैविटी। क्या इसमें डाइजेशन हो रहा है? यस, इसमें डाइजेशन हो रहा है। और फूड फिर अंदर भी जा रहा है, एक तरीके का एब्जॉर्प्शन, एक तरीके का एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो ऐसा जो डाइजेशन वाला सिस्टम रहता है वो कहाँ रहता है? हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। तो इसके पास एक कैविटी है which is behaving like intestine. So cavity which behaving like intestine. तो हम इस कैविटी को सील एंट्रॉन बुलाते हैं। तो ये जो कैविटी है बेटा, ये वाली कैविटी, इसका नाम है सील एंट्रॉन। जैसे स्पॉन्जेस की स्पंजो सील थी ना, इनका सील एंट्रॉन, ठीक है ना। तो इनका सील एंट्रॉन है, और जिनके पास सील एंट्रॉन वो कौन हो गए? सील एंट्रेट्स। तो सील एंट्रेट्स नाम क्लियर, निडेरियंस नाम क्लियर, डाइजेशन क्लियर, रेस्पिरेशन क्लियर, एक्सक्रीशन क्लियर। नर्वस सिस्टम के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि नर्वस सिस्टम इनका कैसा है? न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, दैट्स ऑल, और इंफॉर्मेशन से डिफ्यूज करती जा रही है। अब देखिए, सील एंट्रेट्स के पास ना कोई हेड नहीं है, कोई हेड नहीं है, ब्रेन नहीं है, कोई फैसला करने वाला मेन कोई स्पेसिफाइड सिस्टम नहीं है। तो देयर इज नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओनली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो भी कैसा? फैला हुआ, ऐसा डिफ्यूज टाइप। कैसा? डिफ्यूज टाइप। तो नर्वस सिस्टम में आप बोलेंगे देयर इज नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहली बार प्लैटर हेलमिंथस में आया है ना। इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम एब्सेंट है, बट ओनली
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और वो भी कैसा है, डिफ्यूज टाइप, बहुत ही सिंपल टाइप का डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम विद, अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो विद ए पोलर न्यूरॉन्स, मतलब ऐसे पूरा न्यूरॉन्स जिनके पास कोई भी एक्सॉन्स नहीं। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो ये जितनी बोर्ड पे इंफॉर्मेशन लिखी है इसको एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है मुझसे तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है पूछ लीजिए। तो एक बार डाइजेशन बता दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बेटा कुछ नहीं है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म इसके पास आया, तो यहाँ समझा, ऑर्गेनिज्म पास आया, उसको अटैक किया, अटैक करके उसको नम कर दिया, वही रोक दिया, टेंटिकल्स ने बीट किया, ऐसे टेंटिकल्स से बीट किया और उसको अपने माउथ के अंदर ले आया, अंदर ले गया इस कैविटी के अंदर। तो यहाँ पे दो तरीके के सेल्स थे अंदर के सेल्स, क्योंकि गैस्ट्रोडर्मिस है ना, डाइजेशन में कर रही है, तो कैसे सेल्स थे, दो तरीके के, पे अटेंशन। एक ही तरह को देखने में ये वाले सेल्स, ये एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, जैसे लाइसोजाइम है ना, एंजाइम रिलीज करते हैं, सेल एंजाइम रिलीज कर रहे हैं। और ये दूसरा सेल है, ये एंगल्फिंग है, फ्लैजेला है, सूडोपोडिया है, ये पकड़ सकते हैं। तो पहले एंजाइम रिलीज होगी, जैसे एंजाइम रिलीज हुए ये मोटा फूड छोटे पार्ट्स में टूट गया, डाइजेशन हो गया इसका, छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, लेकिन अभी भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, कुछ पार्ट रहता था। तो फिर इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को दूसरे तरीके के सेल्स ने एंगल्फ कर दिया और फिर अपने अपने एंजाइम से डाइजेस्ट किया। तो पहले डाइजेशन हुआ सेल्स के बाहर, जैसे आपके पेट में होता है, आपके इंटेस्टाइन में होता है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बाद में चीजें सेल के अंदर मूव कर गई और फिर अंदर डाइजेशन हुआ, दैट वाज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो टू डाइजेशन का है, पहले एक्स्ट्रा फिर इंट्रा, बोथ बोल सकते हो, या बोल सकते हो पहले एक्स्ट्रा फिर इंट्रा। ठीक है ना? और डाइजेशन हो कहाँ रहा है, डाइजेशन इज ऑकरिंग इन द सिलेंट्रॉन, और सिलेंट्रॉन है इसमें नाम सिलेंट्रेट्स है। ठीक है काजल? यस सर। न्यूरोटॉक्सिन का प्रेजेंट होता है। मेजरली यहाँ पे रिलीज होता है, यहाँ पे, और यहाँ से इसके पास आता है, मतलब आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रखो, स्टिंगिंग सेल्स न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। एक्चुअली न्यूरोटॉक्सिन का भी एक स्पेसिफिक नाम है, इसको क्योंकि हाइप्नोटाइज कर देता है, नम कर देता है, इसको हम हाइप्नोटॉक्सिन बुलाते हैं। आप इसको न्यूरोटॉक्सिन या हाइप्नोटॉक्सिन बोल सकते हैं। नर्वस सिस्टम पर अटैक कर रहा है इसलिए न्यूरोटॉक्सिन, और हिप्नोटाइज काइंड ऑफ थिंग कर रहा है, रोक रहा है, नम कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं हाइप्नोटॉक्सिन। किसी को कोई डाउट? ओके, तो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक के ऊपर, जो मुझे आपको इसके बारे में बताना है। ध्यान से समझेगा। डाइजेशन क्लियर, रेस्पिरेशन क्लियर, एक्सक्रीशन क्लियर, नर्वस सिस्टम क्लियर, थोड़ा सा रिप्रोडक्शन की बात करें। ओके, सीलेंट ट्रेट्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी खास बात है कि इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म, या अलग अलग फॉर्म में दिखता है। कैसे? इसमें आपको ना ऐसी फॉर्म दिख जाएंगी, ठीक है ना, जहां पे टेंटिकल्स ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, ऐसी फॉर्म्स को हम पॉलिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिप। जैसे आप हाइड्रा देखो, हाइड्रा इज अ पॉलिप, हाइड्रा इज अ पॉलिप, पॉलिप फॉर्म। ओके, अच्छा, और कभी कभार ये एक और भी फॉर्म दिखती है, ऐसी होती है,
उसमें टेंटिकल्स नीचे होते हैं, अम्ब्रेला फॉर्म होती है, और उसको बोलते हैं मेड्यूसा या मेड्यूसे, अगर प्लूरल है सिंगुलर मेड्यूसा, प्लूरल से मेड्यूसा। तो ये दो फॉर्म है, जैसे कि मैं बताता हूँ जेलीफिश। जेलीफिश जो होती है ना वो सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म शो करेगी, ठीक है ना। हाइड्रा जो है वो सिर्फ पॉलीफॉर्म शो करेगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जैसे ओबीलिया, कौन ओबीलिया, वो पॉलिपर मेड्यूसा दोनों शो करता है। और जो दोनों फॉर्म शो करता है ना पॉलिपर मेड्यूसा, वो क्या करते हैं, वो पॉलिप से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा बनाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास पॉलिप मेड्यूसा दोनों, ठीक है ना। याद है पॉलिप भी डिप्लॉयड होता है और मेड्यूसा भी डिप्लॉयड होता है, ठीक है ना। तो एसेक्सुअली मेड्यूसा बनाते हैं, फिर मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बना देता है, पॉलिप बना देता है। और ये जो इंटरचेंजिंग है पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगेन ये बात बताने की दोबारा से रिक्वायरमेंट नहीं है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सीलेंट ट्रेड्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन सारे सीलेंट ट्रेड्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। अभी और कम है, सारे सीलेंट ट्रेड्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो नहीं करेंगे। जेलीफिश नहीं करेगी क्योंकि उसमें सिर्फ मेड्यूसा है। हाइड्रा नहीं करेगा क्योंकि उसमें सिर्फ पॉलिप है। ओबीलिया करेगा क्योंकि उसमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों है। आइए बेटर समझाने के लिए ओबीलिया की ना, ओबीलिया को देखते हैं कि ओबीलिया क्या कर रहा है, आपको और क्लियर नजर आ जाएगा। अब ओबीलिया को हम ओबीलिया नहीं बोलते, ओबीलिया की पूरी कॉलोनी होती है। क्यों बताता हूँ। मान लेते हैं ओबीलिया था, मान लीजिए ओबीलिया था, इसकी पॉलिप फॉर्म जैसे दिख रही है आपको, पॉलिप फॉर्म है टेंटिकल्स ऊपर, ये आराम से ऐसे रह रहा था, जमीन से जुड़ा हुआ है ना। ये बर्ड्स बनाता है। अब ऐसे बर्ड्स बनाता है जो इसको छोड़ के नहीं जाते, तो वहीं रहती है जनरेशन बाय जनरेशन। मतलब वेस्टर्न कल्चर नहीं, आप इंडियन कल्चर है, ठीक है ना। चिल्ड्रन आर नॉट लिविंग देयर पेरेंट्स, दैट स्टे, ठीक है ना। और ये बर्ड बनी और ये बर्ड यहीं पर ही, और इसको कोई काम कर रही है, जैसे डाइजेशन में हेल्प कर रही है या रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। ऐसे बहुत सारी बर्ड्स होंगे इसके पास, ऐसे बहुत सारी बर्ड्स हैं। और ये बर्ड देखिए, बर्ड जब बड़ी हो जाती है ना, जैसे हाइड्रा की बर्ड है, बर्ड जब बड़ी जाती है टूट के नया हाइड्रा बना लेते हैं। मतलब बर्ड इज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने आप में। तो ये और बहुत सारे ओबीलिया हैं एक तरीके से जो एक साथ जुड़े हुए हैं। तो हम ओबीलिया को हमेशा बोलते हैं कॉलोनी ऑफ ओबीलिया, कॉलोनी ऑफ ओबीलिया। ये ओबीलिया नहीं है, ओबीलिया की पूरी कॉलोनी है, ठीक है ना। वेल, अब ये आपको इसकी पॉलिप फॉर्म जो टेंटिकल्स ऊपर की तरफ। अब इसके जो बर्ड्स हैं, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, बर्ड में से एक बर्ड निकलती है, बर्ड में से बर्ड निकली इस तरीके की, एक बर्ड निकली और फिर बड़ी होगी, मैच्योर होगी, और मैच्योर होगी दो ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं यहाँ। तो एक मेल, जैसे ये मेल है, या इसका मन करेगा जैसे एक फीमेल, ठीक है ना। तो वैसे बहुत सारे बर्ड से बर्ड निकलेंगे और मेल या फीमेल वो बन सकते हैं, ठीक है ना। कुछ मेल बनेंगे, कुछ फीमेल बनेंगे, क्लियर। अब जब ये मेल और फीमेल बनेंगे तो अब ये जो फॉर्म है, ये पॉलिप था, ये जो फॉर्म है इसका मेड्यूसा है। इसका कौन सा फॉर्म है, मेड्यूसा फॉर्म है। अब भाई मेल और फीमेल डिफाइन हो गए, तो मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म, ओके, फीमेल प्रोड्यूस करेगी एग, ओके, दोनों फ्यूज कर जाएंगे। और देखिए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अलग अलग तरीके से रह सकता है। अगर मैं बात करूं ओबीलिया की, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नजर आ रहा है। यही जब आप जेलीफिश में चले जाते हो तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। ओबीलिया के केस में, इस केस में थोड़ा सा क्या एक्सटर्नल है, तो ये यूनिवर्सल मत लीजिएगा, ठीक है ना। और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जैसे कि हमेशा बनता है।
जायगोट बन गया। ओके, अब जायगोट बनने के बाद ये भी लार्वा बना। ओ आई एम रियली सॉरी, ओ आई एम रियली 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 सॉरी, मैंने आपको पॉलीफेरा का लार्वा लिखवाया, प्लानुला लार्वा, उसको काट लीजिएगा, वो पॉइंट ले लीजिए। सॉरी, सीलेटेड्स का लार्वा इज प्लानुला लार्वा। लार्वा दोनों का एक जैसे ही होता है, ठीक है ना। दिस लार्वा इज प्लानुला लार्वा। पॉलीफेरा में लार्वा अलग अलग तरीके का रहता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। कुछ का होता है एम्फीब्लास्टुला, कुछ का होता है पैरेन्काइमुला, कुछ का होता है जैसे कि एक और होता है, नॉट रिमेम्बरिंग द नेम। तो अलग अलग पॉलीफेरा टू पॉलीफेरा लार्वा का नाम वेरी करता है। तो पॉलीफेरा में से प्लानुला लार्वा जो मैंने लिखवाया उसे कट कर लीजिएगा। पॉलीफेरा में लार्वा प्लानुला नहीं है, मैंने गलती से लिखवा दिया, क्योंकि वो मैंने गलती से सिलेंट्रेट्स का लार्वा का नाम लिखवा दिया, ठीक है ना। तो मेक दैट करेक्शन। खैर, तो इसमें जो लार्वा है फ्रीली फ्लोटिंग सीडेटेड लार्वा है, ठीक है ना। एंड दैट लार्वा इज नॉट प्लानुला लार्वा। और फिर ये प्लानुला लार्वा ऑफ कोर्स सेटल हो जाएगा यहाँ जमीन पे सेटल हो गया, और सेटल होके ये वापस क्या बन गया, वापस से पॉलिप बन गया। तो आपने क्या देखा, पॉलिप बना, पॉलिप से मेड्यूसा बना, मेड्यूसा से फिर ये पॉलिप बन गया। तो पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप साइकिल चल रही है। अब आप साफ देख रहे हो कि यहाँ पे बडिंग हुई थी, क्या हुई थी यहाँ पे बडिंग हुई थी, ठीक है ना। तो पॉलिप से मेड्यूसा बनना इज अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है ये, एसेक्सुअल, बडिंग इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया, पॉलिप से मेड्यूसा बना तो दैट इज एसेक्सुअल, क्लियर। अच्छा, फिर ये मेड्यूसा था, मेड्यूसा से पॉलिप कैसे बनाया, सेक्सुअली बनाया, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन तो क्या हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसने सेक्सुअली क्या बनाया, पॉलिप बनाया। तो ये याद रखिएगा कि पॉलिप से मेड्यूसा ये सेक्सुअली, मेड्यूसा से पॉलिप सेक्सुअली, जो ना कि जेलीफिश बनाएगी ना ही हाइड्रा बनाएगा, क्योंकि ये दोनों के पास नहीं है ये सिस्टम। ओबिलिया यानी जो सी फर है, ओबिलिया सी फर, ये शो करेगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हर कोई नहीं शो करता अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा, एक पॉइंट और है याद रखने के लिए, मेरी बात ध्यान सुनेगा, टेंशन। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा पॉलिप है, हाइड्रा क्या है, पॉलिप। अब हाइड्रा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन हाइड्रा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके दूसरा हाइड्रा बनाता है, मतलब पॉलिप से पॉलिप बनाता है, मतलब पॉलिप से पॉलिप बन सकता है सेक्सुअली, ठीक है ना। अच्छा, हाइड्रा बडिंग भी करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हाइड्रा बनाता है। तो पॉलिप से पॉलिप भी बन सकता है एसेक्सुअली, तो पॉलिप से पॉलिप भी बन सकता है सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, दोनों तरीके से। तो जिसके पास मेड्यूसा है नहीं, वो तो पॉलिप से पॉलिप भी बनाएगा ना, और सेक्सुअली भी बनाएगा, एसेक्सुअली भी बनाएगा, क्लियर है पॉइंट। तो पॉलिप से पॉलिप बन सकता है सेक्सुअली या एसेक्सुअली, ठीक है ना। अच्छा, अगर मेड्यूसा की बात करें, मान लो जेलीफिश है, जेलीफिश ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, तो जेलीफिश ने क्या बनाया, जेलीफिश, एक मेड्यूसा ने क्या बनाया, एक दूसरा मेड्यूसा। तो मेड्यूसा मेल फॉर्म मेड्यूसा सेक्सुअली। और मान लीजिए जेलीफिश को दो टुकड़ों में काट दिया, तो पुरानी जेलीफिश से नई जेलीफिश आ सकती है, रीजनरेशन हो सकता है, सिलेंड्रेट्स में होता है। तो जेलीफिश ने एसेक्सुअली क्या किया, फिर से जेलीफिश बनाई, तो मेड्यूसा ने क्या बनाया, एसेक्सुअली मेड्यूसा बनाया। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिप पॉलिप नहीं बना सकता या मेड्यूसा मेड्यूसा नहीं बना सकता, या पॉलिप पॉलिप बनाएगा तो मतलब एसेक्सुअली सेक्सुअली दोनों बना सकता है, मेड्यूसा सेक्सुअली सेक्सुअली खुद को ही दोबारा बना सकता है। लेकिन तो एनसीईआरटी ये नहीं बोलती कि पॉलिप 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 नहीं बना सकता, मेड्यूसा मेड्यूसा बना सकता है। एनसीईआरटी सिर्फ ये बोलती है कि जब पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा तो वो सेक्सुअली नहीं बन सकता, वो हमेशा एसेक्सुअली बनेगा। जब मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा तो वो एसेक्सुअली नहीं बन सकता, वो हमेशा सेक्सुअली बनेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि पॉलिप से मेड्यूसा एसेक्सुअली, मेड्यूसा से पॉलिप सेक्सुअली, वो भी सिर्फ कुछ सीलेंट्रेट्स में, सब में नहीं। बाकी सीलेंट्रेट्स के अंदर पॉलिप से पॉलिप, मेड्यूसा से मेड्यूसा, पॉलिप से पॉलिप सेक्सुअली सेक्सुअली, मेड्यूसा से मेड्यूसा सेक्सुअली सेक्सुअली, दोनों तरीके से बन सकता है। तो हम रोक नहीं लगा रहे कि आपने जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, जब भी आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है तो अपने मेड्यूसा बनाना है, नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। पॉलिप
एसेक्सुअली पॉली भी बना सकता है, लेकिन अगर आपने मेडुसा बनाना है तो आपने फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही जाना है। ये कॉन्सेप्ट है। पॉलिप फॉर्म्स मेडुसा ऑलवेज एसेक्सुअली, मेडुसा फॉर्म्स पॉलिप ऑलवेज सेक्सुअली। तो ये कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। ठीक है ना? क्लियर? आ रही बात समझ में? आज की क्लास के लिए मेरे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है, और किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, मतलब एक साथ दो फॉर्म्स एग्जिबिट करना, पॉलिप मेडुसा, है ना? तो इसको हम इंपॉर्टेंट यूज करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म ही नहीं, एक और टर्म यूज करते हैं अल्टरनेशन जनरेशन के लिए, मेटाजेनेसिस। तो ये टर्म याद रखना, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस is equal to alternation of generation and exhibiting two forms directly is known as polymorphism. किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए, वरना आज की क्लास के लिए इतना ही है। सर पॉलीमॉर्फिज्म आपने क्या बताया था? बेटा एक ऑर्गेनिज्म है, वो पैरेलली पॉलिप भी है, मेडुसा भी है, मल्टीपल फॉर्म्स एग्जिबिट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके सर। सर आपने जो अभी हाँ जी। बताया कि मेडुसा टू पॉलिप और पॉलिप टू मेडुसा जो फॉर्म हो रहा है, सर आपने अभी बताया एसेक्सुअली, आप एक बार फिर से बता रही हैं कि पॉलिप टू मेडुसा एसेक्सुअली फॉर्म हो रहा है या मेडुसा टू पॉलिप? बेटा दोबारा सुन ले, मैंने बोला कि पॉलिप से जब भी मेडुसा बनेगा एसेक्सुअली बनेगा, और मेडुसा से जब भी पॉलिप बनेगा तो सेक्सुअली बनेगा। मैंने ये बोला, इतनी इंफॉर्मेशन। थैंक यू। बाकी चाहे तो पॉलिप से पॉलिप भी बन सकता है, मेडुसा से मेडुसा भी बन सकता है, बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। ये मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड करी जो एनसीईआरटी में नहीं दी है। गॉट इट? हाँ। पॉइंट तो ये बात याद रखिएगा सभी लोग ध्यान से। ठीक है, और वो करेक्शन कर लीजिएगा, प्लानुला लार्वा इरेज कर लीजिएगा। ठीक है ना? अगर आपने लिखा नहीं है, स्क्रीनशॉट ही लिए हैं सिर्फ, तो उसमें भी एडिटिंग करके कोई रेड लाइन से या ब्लू लाइन से आप प्लानुला लार्वा काट लीजिएगा। ठीक है? गलत मत पढ़ना फिर। ठीक है? चलिए, दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ काजल। सर कुछ नहीं, सर को बोल रहे थे गुड मॉर्निंग। क्या बोल रही हो? मेरे नहीं समझ में आया। सर को बोल रहे थे गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है।